नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संकलन जो कक्षा 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनका जो पूरा का पूरा सार संग्रह है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है आपके विज्ञान संबंधी एग्जाम है उनके बारे में। पहले आपके एनसीईआरटी सार संग्रह में भारतीय राज्य व्यवस्था। पहला है आपके इसमें संवैधानिक विकास जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा है। फर्स्ट है आपके रेगुलेटर एक्ट 1773। पहली बार 1773 पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया। ये व्यवस्था की गई है कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। जो भी आपके मद्रास और मुंबई है वो भी आपके गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को इस प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई है। अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। पहले आपके मुख्य न्यायाधीश है एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश लिम्पसेस्टर चैम्बर एवं हाइड। भारतीयों से कंपनी के अधिकारियों को उपहार और रिश्वत लेने की प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद है आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1773 रेगुलेटर एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा, बिहार व बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। फिर आपके पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। व्यापारिक मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट एवं राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के 6 सदस्य थे। ये भारत सरकार की देख रेख में करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य कर दी गई। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों, युद्ध, राजस्व और अन्य मामलों के संबंध में गवर्नर जनरल इसकी परिषद के अधीन कर दिए गए। भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया है। फिर इसके बाद है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवेल्स को भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया। उनको इस बात पर अधिकार भी दे दिया गया कि वो अपने उत्तरदायित्वों और अपनी काउंसिल के निर्णय के लिए विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। फिर आपके 1793 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी कार्यकारी परिषद के बहुमत पर आधारित निर्णय के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति तथा गवर्नर जनरल के प्रांतीय शासकों पर नियंत्रण की शक्तियां में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई, यानी जो भी इनको वेतन है वो भारतीय राजस्व से दी जाएगी। ब्रिटिश अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने की रोक लगा दी गई। 1893 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसका चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार बना रहा। भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश प्रजनों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ विशेष सीमाओं में अधीन कार्य करना पड़ता था। शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक देने की बात कही। कंपनी की सेवा में जाने से पहले इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। फिर आपके 1833 का चार्टर अधिनियम। भारतीय व्यापारियों को सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। गवर्नर जनरल की समिति को भारत के सैनिक असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन सौंपा गया। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट हेलेना एक्ट। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल को भारत सरकार का गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार समाप्त कर दिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। फिर आपके 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टरों की संख्या 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते हैं। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। डलहौजी को पहला वास्तविक गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी के नियुक्ति या वापस बुलाने का अधिकार समाप्ति हो गई। भारतीय सिविल सेवा की सीधी भर्ती प्रणाली शुरुआत हुई और नियंत्रण बोर्ड को भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों को एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती का अधिकार दिया गया। सिविल सेवा समिति की अध्यक्षता मैकाले द्वारा की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया। अब इसकी सदस्य की संख्या 12 हो गई। इस परिषद के प्रमुख कार्य विधि बनाना तथा अधिनियम की वैधता हेतु गवर्नर जनरल की
अनुमति की आवश्यकता थी। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। भारतीयों को अपने प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया। फिर आपके 1858 का भारतीय शासन अधिनियम, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये पहला भारतीय अधिनियम था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति हो गई। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन यानी ब्रिटेन के राजा के हाथों में चला गया। भारत राज्य सचिव यानी एक मंत्री की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, उसके सहयोग के लिए 8 सदस्यों की एक भारत परिषद की नियुक्ति की जो क्राउन के द्वारा की जाती थी। इसमें कुल 8 सदस्य थे। चार्ल्स वुड पहला भारतीय मंत्री था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। फिर है भारत शासन अधिनियम 1861, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, विभागीय प्रणाली का चलन। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था और विधान क्षेत्र में भी केंद्र की नीति सूत्रपात हुआ। वायसराय द्वारा 3 भारतीय अस्थायी सदस्यों के रूप में मनोनीत। पहला आपके एस आर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा एवं बनारस के राजा शामिल थे। फिर आपके 1852 का भारत शासक अधिनियम। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता, व्यवस्थापिकाओं की शक्ति में वृद्धि, वार्षिक बजट बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस एवं कार्यपालिका के समक्ष सवाल करने का अधिकार दिया, परंतु वोट करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। फिर है भारत शासक अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्य परिषदों में नियुक्ति, केंद्रीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या 16 से 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में वृद्धि। प्रांतीय विधान परिषदों की पहली गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार, सार्वजनिक हित के नियमों प्रस्ताव पेश करने, पूर्व प्रश्न पूछने और गत प्रश्न देने के अधिकार मिले। मुस्लिमों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। भारत की कार्यकारिणी परिषद नियुक्त होने वाला पहला शासक सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। फिर 1909 का भारत शासक अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टे चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सचिव थे आपके भारत के मॉन्टेग और तथा वायसराय थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि द्वैध शासन को आरंभ करना। शासक के विषय को प्रांतीय और केंद्रीय सूचियों में बांट दिया गया। केंद्र के मामले में रक्षा, विदेश, मुद्रा एवं आयात निर्यात थे और इसके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों की 2 भागों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय पुलिस, जेल, भू विभाग, सिंचाई, वन विभाग विषय गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के देखे जाते थे। हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्थानीय शव, सार्वजनिक सफाई, कृषि, उद्योग गवर्नर के और उसके मंत्रियों में देखे जाते थे। प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण, देव शासन काम किया गया। केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेटिव को देव सदात्मक बना दिया गया, जिसमें राज्य परिषद में 5 वर्ष के लिए और विधान परिषद में 3 वर्ष के लिए बांटा गया। प्रत्येक निर्वाचन मंडल का दायरा बढ़ाकर सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को इसमें शामिल किया गया और बहुमत को समाप्त कर गैर आधिकारिक प्रत्यक्ष चुनाव को बहुमत को बढ़ाया गया। भारत सचिव और उसके सहयोगियों को वेतन अब अंग्रेजी राजस्व से देने की बात हुई और भारत के उच्चायुक्त को लंदन में नियुक्ति हुई, जो भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार तथा उससे खर्च पाता था। वो इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों को ध्यान रखता था तथा भारत सरकार के लिए सुविधाओं को व्यवस्था करता था। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत सचिव को इस आयोग की नियुक्ति का कार्य सौंपा है। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 1927 को साइमन कमीशन आयोग बनाया गया। फिर आपके अंतिम जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है वह है 1935 का भारत शासक अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जवाबदेह सरकार की स्थापना, द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। इस अनुसूचित जाति, महिलाओं, मजदूरों में शामिल किया गया। पहली बार काउंसिलिंग ऑफ स्टेट प्रांतीय परिषदों को 6 प्रांतों में द्विसंसदीय संसदीय बनाया गया। ये प्रांत बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। इससे अनुसूचित जाति, महिलाओं और मजदूरों को शामिल किया गया। संघीय न्यायालय के दिल्ली की स्थापना, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 से कम जजों की नियुक्ति मान्य की गई। इस अधिनियम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर अंतिम आपके 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत 2 अधिराज्य भारत व पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। सिंध उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी
पंजाब, बलूचिस्तान व असम का सिलहेट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा। दोनों अधिराज्यों को विधान सभा को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। नवीन संविधान का निर्माण तक शासक 1935 अधिनियम अनुसार चलता रहेगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत सचिव इंडिया ऑफिस समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए अधिकार दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो ये आपके एनसीईआरटी का पहला टॉपिक था, आपके संवैधानिक विकास। धन्यवाद।